बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैर ऑफिस से होंगे आप लोग। अच्छा जी, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया। बिल्कुल ये चैप्टर टर्मिनेट होने वाला है। इससे पीछे जो है एक टॉपिक था इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, तो वो टॉपिक जो है वो हमने नहीं करना, वो एक्सक्लूड हो चुका है। जिसमें इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, मेडिकल इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया है। तो आगे हम कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया यहाँ से स्टार्ट करेंगे आज। कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया का क्या मतलब है कि हम बैक्टीरिया को कंट्रोल किस तरह करेंगे। बैक्टीरिया तो जो है ये हर जगह मौजूद होते हैं, ये हमारे खाने पीने की चीज़ों को, हमारी बॉडी को, हमारे लिविंग कंपोनेंट्स को बहुत ज़्यादा जो है मुतासर करते हैं। तो लिहाजा इसलिए हमें बैक्टीरिया को कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ती है, ताकि हम इनको कंट्रोल करके हम अपने खाने पीने की चीज़ों को महफूज रख सकें। हमारी बॉडी के टिश्यूज़ जो हैं, जो सेल्स हैं, उनको जो है वो प्रोटेक्ट कर सकें। हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो भी काफ़ी हद तक इनको कंट्रोल करती है, लेकिन सम टाइम इम्यूनिटी जो है वो कमज़ोर पड़ जाती है। तो इसके अल्टरनेट हमें फिर क्या करना चाहिए, ये आज के हम टॉपिक लेक्चर के अंदर सीखेंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं नीड ऑफ कंट्रोल की कि नीड ऑफ कंट्रोल यानी कंट्रोल की ज़रूरत क्यों पेश आती है हमें। अच्छा जी, कह रहा है कि कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया इज एसेंशियल इन इंडस्ट्री, होम एंड मेडिसिन फील्ड। कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया इज़ एसेंशियल, ज़रूरी है कहाँ, इंडस्ट्री के अंदर भी, होम घरों के अंदर भी, एंड मेडिसिन फील्ड के अंदर भी। तो चाहे इंडस्ट्री है, घर है, हर जगह ये बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, लिहाजा इनको मारना, इनको ख़त्म करना ज़रूरी होता है। कह रहा है कि बाई कंट्रोलिंग बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को कंट्रोल करके प्रिवेंट एंड ट्रीट डिजीज़। ठीक है, हम प्रिवेंट कर सकते हैं किस तरह, एंड ट्रीट कर सकते हैं बीमारियों को, स्पॉइलेज ऑफ फूड, खाने पीने की चीज़ों को ख़राब होने से बचा सकते हैं, एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। ठीक है, बहुत सारी हमारे पास इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स भी हैं जिसको हम बैक्टीरिया से प्रिवेंट करवा सकते हैं, बचा सकते हैं। तो बैक्टीरिया को कंट्रोल करने की आज यहाँ दो मेथड मैं आपको बताऊँगा। एक हमारे पास है फिज़िकल मेथड और दूसरा है हमारे पास केमिकल मेथड। फ़र्क क्या है इनमें, बहुत ही आसान सा टॉपिक है। फिज़िकल मेथड क्या है, यानी ऐसे वो सारे मेथड्स जिनका जो है वो फिज़िक्स से थोड़ा बहुत संबंध आप कह लें कि ताल्लुक है। जैसे यहाँ मैं आपको रेडिएशंस बताऊँगा, हीट बताऊँगा, तो ये सारे फिज़िकल मेथड हैं। तो फिज़िकल मेथड में फ़र्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले टॉप ऑफ द लिस्ट है स्टेरिलाइजेशन। एक्चुअली जब भी हम स्टेरिलाइजेशन की बात करते हैं तो स्टेरिलाइजेशन का मतलब होता है कि बैक्टीरिया को किल करना, बैक्टीरिया को मारना। स्टेरिलाइज आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स के अंदर सिरिंज इंजेक्शन वगैरह, उनको कहते हैं ना कि स्टेरिलाइजेशन करना चाहिए, उनकी पहले स्टेरिलाइजेशन कर लेनी चाहिए, उनको उनमें से जो बैक्टीरिया पहले उनको किल कर लेना चाहिए। स्टेरिलाइजेशन की डेफिनेशन क्या है, द मेथड इन विच यूज़ फिज़िकल एजेंट, हम फिज़िकल एजेंट को यूज़ करेंगे टू कंट्रोल द बैक्टीरिया, किसको कंट्रोल करने के लिए, बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए, इज़ नॉन एज स्टेरिलाइजेशन। तो इस प्रोसेस को मैं क्या नाम दूंगा, स्टेरिलाइजेशन का, ये डेफिनेशन है इसकी। अच्छा जी, कह रहा है कि स्टेरिलाइजेशन इज़ डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म। तो स्टेरिलाइजेशन का मेथड जो है ये लाइफ को, बैक्टीरियल लाइफ के लिए एक तरह की तबाही है। बैक्टीरियल लाइफ को किल कर देता है, बैक्टीरियल लाइफ को टोटली ख़त्म कर देता है। हम इस प्रोसेस को कहते हैं स्टेरिलाइजेशन। अच्छा जी, उसके बाद जो है अगला मेथड मेरे पास वो है हीटिंग। हीट के ज़रिए किल करना बैक्टीरिया को। अब हीट जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है, अगर मैं किसी चीज़ को एक्सेसिव हीट दे दूँ तो ज़्यादा हीट, हाई टेम्परेचर से आपने सुना है कि जो एंजाइम होते हैं, एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं, एंजाइम जो है उनकी डीनेचरेशन स्टार्ट हो जाती है। तो ये आपने चैप्टर नंबर 3 में बहुत डिटेल से पढ़ा है कि जो एंजाइम्स होते हैं आर वेरी सेंसिटिव टू हीट और टेम्परेचर। इफ़ एनी चेंज इन enzymatic reaction through heat and temperature totally enzyme structure is डीएचआर। तो एंजाइम जो है वो टोटली तबाह हो जाते हैं, एंजाइम जो है प्रॉपर काम नहीं करते। बैक्टीरिया के साथ भी इसी तरह है कि जब हम ज़्यादा हीट या टेम्परेचर देंगे तो जो बैक्टीरियल एंजाइम्स होते हैं वो डीनेचर हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, जिससे फिर बैक्टीरिया जो है वो भी मर जाता है।
ये हीट दो तरह की होती है, एक ड्राई हीट और एक मॉइस्ट हीट। इनमें फ़र्क क्या है वो भी सीखते हैं। हीटिंग की अगर हम बात करें, कह रहा है कि हाई टेम्परेचर इज़ यूज्ड इन लैब टू कंट्रोल माइक्रोब्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर को हम यूज़ करते हैं इन लैब्स के अंदर। बहुत सारे हमने कल्चर मीडियम तैयार किया होता है। कल्चर मीडियम के अंदर भी अगर इन्फेक्शन हो जाए तो बहुत ज़्यादा जो है वो लैब के जो हमारे पास स्पेसमेंट्स होते हैं उनको भी तबाह बर्बाद कर देती है। ये लैब के अंदर इस तरह की मसलन ज़रूरी चीज़ें पड़ी होती हैं कि बैक्टीरिया उनको ख़राब कर देता है, फिर हम हाई टेम्परेचर यूज़ करते हैं माइक्रोब्स। अच्छा जी, इसके अलावा ये हीट दो तरह की होती है, एक ड्राई हीट और एक मॉइस्ट हीट। ड्राई हीट जो बहुत ज़्यादा खुश्क हीट होती है, आपने देखा होगा कि समवट के समर सीज़न के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो ड्राई हीट ऑब्ज़र्व होती है। तो यहाँ उसने लिखा है ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ बैक्टीरिया एंड किल दैम। ऑक्सीडेशन तो हमने कल भी पढ़ा था क्या होता है कि यानी रिमूवल एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन एनी रिएक्शन इज़ नोन एज ऑक्सीडेशन। तो जब भी ऑक्सीडेशन होगी, बैक्टीरियल कॉन्स्टिट्यूंट्स कहते हैं उसके कंपोनेंट्स को, उसे बॉडी के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसको हम कॉन्स्टिट्यूंट्स कहते हैं। तो यहाँ आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। दिस इज H2O वाटर। ठीक है, अगर मैं इसकी ऑक्सीडेशन करवाऊँ, अगर मैं इसमें ऑक्सीजन को ऐड कर दूँ तो ये मेरे पास बन जाता है H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ये मेरे पास क्या बन जाता है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। अब ये जो वाटर है, वाटर इज़ अ मीडियम फॉर लाइफ। पानी जो है वो तो ज़िंदगी का मीडियम है, लेकिन जैसे ही मैंने इसके साथ ऑक्सीजन मिलाई तो ये तो हाइड्रोजन परऑक्साइड बन गया। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है ये तो सेल के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। ये सेल के जो कंपोनेंट्स हैं उनको टोटली तबाह बर्बाद कर देता है। ये ऑक्सीडेशन है। इसी तरह बैक्टीरिया के अंदर भी होता है, वो जो ड्राई हीट होती है, कह रहा है कि ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ बैक्टीरिया एंड किल दम, और उनको ख़त्म कर देता है, उनको मार देता है। तो अगर हम मॉइस्ट हीट की बात करें तो जैसे इसको हम स्टीम भी कह सकते हैं। कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन एंड किल द बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया को क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं। अच्छा, इसको समझाने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अंडा देखा होगा आप लोगों ने, एग। ठीक है, अब ये जो एग होता है, अगर ये आपके पास जो है उबला हुआ हो, ठीक है, तो अंडे के जो है वो दो पोर्शन होते हैं, एक जर्दी होती है और एक बाहर जो है वो ट्रांसपेरेंट जो है हमारे पास अल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है। तो अगर अंडा जो है उबला हुआ नहीं है तो आपको जर्दी जो है वो लैदर नज़र आती है, अल्ब्यूमिन जो प्रोटीन है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट जो है वो लैदर नज़र आती है। अगर आप कच्चे अंडे को पानी में भी फेंकोगे तो ये समवट डिज़ोल्व हो जाएगा पानी के अंदर, लेकिन जब आप अंडे को उबाल के पानी में फेंकोगे ना तो ये नहीं डिज़ोल्व होगा। क्यों डिज़ोल्व नहीं होगा, क्योंकि इसके बाहर जो प्रोटीन है, अल्ब्यूमिन प्रोटीन, वाइट कलर की ट्रांसपेरेंट, वो जो है वो कोगुलेट हो जाती है, वो जम जाती है। उस प्रोटीन को जितनी देर मर्जी पानी में फेंक के रखो वो प्रोटीन डिज़ोल्व नहीं होगी। अल्ब्यूमिन है वो भी प्रोटीन है। तो इसी तरह कह रहा है कि मॉइस्ट हीट क्या करती है, कोगुलेशन यानी फ्रीज करवा देती है, जमा देती है ऑफ प्रोटीन को एंड किल द बैक्टीरिया। जब उनकी प्रोटीन जो है वो कोगुलेट हो जाएगी, इट्स मीन कि उनकी प्रोटीन प्रॉपर काम नहीं कर रही। जब प्रोटीन प्रॉपर काम नहीं कर रही तो बैक्टीरिया जो है वो अल्टीमेटली किल हो जाएंगे। उसके बाद रेडिएशंस। रेडिएशंस, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, हमारे पास वो रेडिएशंस होती हैं जो उनको कोई मीडियम नहीं चाहिए, वो स्पेस के अंदर जो है वो ट्रैवल कर रही होती हैं। ये फिज़िक्स के अंदर पढ़ा होगा आपने। तो यहाँ उसने एक लाइन लिखी हुई है, ये एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। रेडिएशंस बिलो 300 नैनोमीटर, एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, रेंज ये याद रखनी है। और अफेक्टिव टू किल माइक्रोब्स। ठीक है, तो ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जिनकी रेडिएशन 300 नैनोमीटर से कम हो, ऐसी रेडिएशंस को हम बैक्टीरिया को किल करने के लिए जो है हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये रेंज है इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की। तो मोस्टली आगे उसने स्पेसिफाई भी कर दिया है कि गैमा रेज आर जनरली यूज्ड।
तो रेडिएशंस में जब भी कहीं आपसे पूछा जाए कि कौन सी रेज यूज़ होती है, तो आपने बताना है गैमा रेज यूज़ होती है और इनकी जो रेंज है वो कितनी होती है, बिलो 300 नैनोमीटर। अच्छा जी, उसके बाद है फिल्ट्रेशन। अगला मेथड हमारे पास फिल्ट्रेशन क्या चीज़ है। तो आपने देखा स्टेरिलाइजेशन भी हमने की, हीटिंग भी की, रेडिएशन से भी बैक्टीरिया को मारा। अब जो है हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स इस तरह के होते हैं, कुछ हमारे पास बॉडी इस तरह की होती हैं कि जहाँ से बैक्टीरिया को किल करना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन लेट्स आपको यहाँ समझाते हैं। ये कोई एक बॉडी है। अब इस बॉडी के अंदर जो है कुछ यूज़फुल कंपोनेंट्स भी पड़े हैं और साथ में कुछ बैक्टीरिया भी हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे ये जो यूज़फुल कंपोनेंट्स हैं ये भी डैमेज ना हो और जो बैक्टीरिया यहाँ से ये भी चले जाएं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं फिल्ट्रेशन करूँगा, क्योंकि समवट जो है रेडिएशंस का भी नुकसान होता है सेल्स के ऊपर, टिश्यूज़ के ऊपर। हीटिंग से भी जो है वो समवट जो जेन्युइन टिश्यूज़ होते हैं या एनिमल टिश्यूज़ होते हैं, ऑर्गेनिज्मिक टिश्यूज़ होते हैं, वो भी समवट डैमेज हो जाते हैं। लेकिन फिल्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिविंग टिश्यूज़ को कोई नुकसान नहीं पहुँचता। तो फिल्ट्रेशन क्या किया जाता है कि एक मेम्ब्रेन ली जाती है, तो इस सारी बॉडी को यहाँ से फ़िल्टर कर लिया जाता है। तो हमने ये करैक्टर पढ़ा है कि जो बैक्टीरिया होते हैं ये फ़िल्टर पेपर में से नहीं गुजर सकते, ये फ़िल्टर मेम्ब्रेन में से नहीं गुजर सकते, लेकिन जो वायरसेस हैं वो फ़िल्टर मीडियम से गुजर सकते हैं। तो जितने मेरे पास जो यूज़फुल कंटेंट्स होंगे, यूज़फुल कंटेंट्स वो फ़िल्टर के नीचे चले जाएंगे और बाकी जो हमारे पास बैक्टीरिया होंगे वो इस फ़िल्टर के ऊपर रह जाएंगे यूँ। तो इस तरह मैं अपनी जो चीज़ें हैं उनको प्योरीफाई कर सकता हूँ फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से। या समवट ऐसा भी होता है कि कुछ मटेरियल आपने देखा होगा थर्मोलेबल्स होते हैं, यानी उनको हीट नहीं दी जा सकती। तो अगर उनको हीट नहीं दी जा सकती तो वो हीटिंग के प्रोसेस से नहीं होकर बैक्टीरिया से पाक हो सकते, फिर हमें उनकी फिल्ट्रेशन करवानी पड़ती है। हीट सेंसिटिव कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड जो हीट सेंसिटिव हों, जिनको हम हीट नहीं दे सकते, जैसा कि एंटीबायोटिक्स, हार्मोन्स, सीरास। एंटीबायोटिक्स जो हैं अगली स्लाइड में डिटेल से हम इनको पढ़ेंगे, जो बैक्टीरिया को किल करने के काम आती है। हार्मोन्स क्या चीज़ है, हार्मोन्स ये भी आपको पता है। सीरास क्या चीज़ है ये मैं आपको बताता हूँ। और स्टेरिलाइज्ड बाय मेम्ब्रेन फिल्टर, और इनको किस तरह, स्टेरिलाइज एक जनरल टर्म है जिसका मतलब है चीज़ों को बैक्टीरिया से पाक करना। कह रहा है कि इनको बैक्टीरिया से पाक किया जा सकता है, किससे, मेम्ब्रेन फिल्टर से। ये मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन का प्रोसेस। अब आते हैं सीरास के ऊपर। सीरास क्या चीज़ है। तो ब्लड, ब्लड दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। ब्लड दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, वो कौन सी दो चीज़ें, एक ब्लड सेल और दूसरा प्लाज्मा, ठीक है। ब्लड सेल को साइड पे कर दें और प्लाज्मा पे आ जाएं। प्लाज्मा के अंदर फर्दर मज़ीद दो चीज़ें होती हैं, एक क्लॉटिंग प्रोटीन और दूसरा सीरम, ठीक है। अब ये वाला जो सीरम है इसको सीरा कहते हैं, ठीक है। ये इनका सिंगल प्लूरल है, सीरा और सीरम। यानी प्लाज्मा के अंदर से क्लॉटिंग प्रोटीन अलहदा कर दें, निकाल दें, तो बाकी पीछे क्या बच जाता है, सीरम, इसको सीरास कहते हैं। ये था आपके पास फिज़िकल मेथड। आगे रह गया केमिकल मेथड, उसको भी हम डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह।